आप बेशक जानते हैं कि मेरे हाथ में क्या चीज़ है, अभी आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये क्या है। ये एक रबड़ है। जितना हम खींचेंगे वो स्ट्रेच होगा, और जितना हम उसे रिलीज करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है इलास्टिसिटी। Elasticity is a property in which when we apply some deforming force, this deforming force, and due to the internal restoring force, it comes back and regains to its original position. That is called elasticity. It's an amazing and beautiful property in physics, in solid states, mechanical property of solid. क्या ये property और भी कहीं use होती है, और इस property को हम कहते क्या हैं? What do we call this property? See here, I have something. This is a rubber. This is elastic rubber. Okay, so what I am doing here, मैं यहाँ पे थोड़ा सा stress लगा रहा हूँ. Okay, stress, I am applying some force applied over here. Force इसको apply कर रहा हूँ, इसमें dimension में change हो रहा है. Correct, ये पहले ऐसे था, अब dimension में change हो रहा है. मैं यहाँ पे stress लगा रहा हूँ, dimension में change हो रहा है. Dimension के change होने को हम strain कहते हैं, which is related. When stress is applied, there will be some strain. When stress is applied, there will be some change, and that property is called, or that law is called Hooke's law. तो Hooke's law का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ सॉलिड्स में नहीं होता, वो एप्लीकेशन आप देखेंगे ऑसिलेशंस में भी होता है. ऑसिलेशन इज समथिंग टू एंड फ्रो मोशन, बट व्हेन दैट मोशन अराइजेस फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट्स कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. जब ऑसिलेशन मीन पोजीशन से हो रहा हो, मीन पोजीशन समथिंग व्हेन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल, ये अभी मीन पोजीशन पे है. करेक्ट, अगर मैं इस चीज को स्ट्रेच करूंगा, तो मीन पोजीशन पे नहीं है, ऐसे ऐसे होता रहता, तो इसे हम ऑसिलेशन कहते हैं. करेक्ट, ये अगर ऑसिलेशन हो रहा है इसमें, फॉर एग्जांपल इमेजिन दिस इज हैपनिंग, दिस इज एन ऑसिलेशन, इट इज वाइब्रेटिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन. द मीन पोजीशन इज ऑलवेज एट द रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है, एंड दैट वाइब्रेशन लीड्स टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हुक्स लॉ से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं वो जानेंगे. आई थिंक द आइडिया इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. हार्मोनिक मोशन में अब जो कि सिंपल हार्मोनिक, इफ यू आर एबल टू सी इट करेक्टली, यस, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हम सिनेरियो कंसिडर करेंगे वो करेंगे स्प्रिंग मास बैलेंस का. द सिनेरियो दैट वी कंसिडर हियर इज स्प्रिंग मास बैलेंस. व्हाट इज एक्चुअली दैट? वो है क्या चीज? A spring is attached with a mass. जब हम वो मास को खींचते हैं तो कोई एक फोर्स उसे पीछे लेकर आती है. ठीक है, चलिए हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. अगर आप नए हैं तो हुक्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक पुली है, ठीक है, और इस पे ये सीलिंग है, दिस इज अ सीलिंग. इस पे आपका एक वायर है और स्प्रिंग मान लीजिए. चलिए, इस स्प्रिंग में आपने मास अटैच किया. ओके, आप देख सकते हैं. ओके, थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं. इसमें मास हमने अटैच किया, फॉर एग्जांपल 20 किलोग्राम. इसमें mg फोर्स नीचे लगा, तो ये लेंथ थी, फॉर सपोज लेंथ थी आपकी 2 मीटर्स. उसके बाद आप क्या देखते हैं, इसमें इलोंगेशन हो जाता है. अब 2 मीटर्स की जगह ये हो गई 4 मीटर. ओके, और वेट की वजह से, चलो वेट भी बढ़ा दिया, 40 kg हो गया. ओके, सो यहां पर अगर आप देखें, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ, सी ऑन द बोर्ड. यहां पे सीलिंग पे एक मास अटैच है कुछ स्ट्रिंग से, दैट इज 2 मीटर जो लंबी स्ट्रिंग है, और वो 20 kg का मास अप्लाई कर रहे हैं. वो अप्लाई होने के बाद वेट बढ़ा दिया गया. वेट बढ़ने पर उसका इलोंगेशन बढ़ जाता है, इसलिए वेट बढ़ाने के बाद इलोंगेशन बढ़ जाएगा. अब यही प्रॉपर्टी हुक्स लॉ है. कहते हैं कि जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना इलोंगेशन हो रहा है. जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, जो फोर्स हम यहां नीचे अप्लाई कर रहे हैं, ये जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है, अब देखिए हर एक चीज में लिख के नहीं बताऊंगा. आई मीन इट इज कंपल्सन टू राइट द डेफिनेशन. You will very much understand physics in the help of diagram and with the imagination. That is physics. So applied force जो है उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस.
ओके। और व्हेन देयर इज चेंज इन द इलोंगेशन, यहां पे जब चेंज इन द इलोंगेशन हुआ, चेंज इन द डायमेंशन, आई विल से चेंज इन द डायमेंशन, इस डायमेंशन में जो चेंज हुआ उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। ओके जी। तो जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ कुछ एक बेहतरीन ग्राफ बनता है, जो अगर आप देखेंगे तो उसका ग्राफ बोर्ड पे आपको विजिबल है। तो ये ऐसे बनेगा, यहां मान लीजिए वी टेक स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस बिकॉज स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन, एंड तो इसका ग्राफ जो बनता है हुक्स लॉ में वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। दैट इज वेरी मच लीनियरली अपवर्ड और वी कैन सी यूनिफॉर्म। ओके, और ठीक है, ये भी बढ़िया है। आप इसे स्ट्रेन को इधर भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस को इधर भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको स्ट्रेस यहां लिख देता हूं और स्ट्रेन यहां लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस में अप्लाई कर रहा हूं। ओके, हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रेन इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेस। वी कैन से लाइक दैट, स्ट्रेन इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेस। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पे स्ट्रेस लगाया आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसमें डायमेंशन में भी चेंज उतना ही होगा, ठीक है। 2 मीटर में चेंज हो गया, 4 मीटर यहां लिख दो, 8 मीटर यहां लिख दो, 6 मीटर यहां लिख दो, 2 4 Newton and then 6 Newton, and hence it will be like VI curve. So always it is a constant. This graph and this law, जो ये law कह रहा है उसको हम कहते हैं Hooke's law. Okay. Now my question arises, if you know this answer, let me know in the comment box. What is this change in dimension? जो change elongation जो हो रहा है, वो linear elongation जो होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कौन सा मॉडुलस कहते हैं? इफ यू रेड सॉलिड स्टेट्स, लीनियर जो इलोंगेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो एक रेशियो बताता है, उसको हम कौन सा मॉडुलस कहते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ, ठीक है। ये हमारी हुक्स लॉ है, ठीक है। तो आप क्या समझे? हुक्स लॉ के बारे में डायरेक्टली समझ गए, लेकिन हम पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप बोलोगे सर वी वर रीडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाउ द हुक्स लॉ come into the picture? The Hooke's law come into the picture because its application is simple harmonic motion only. अगर स्प्रिंग मास बैलेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मास, चलिए इसको इस चीज को मास मान लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो चीज है इसको मैंने मास मान लिया और ये स्प्रिंग है। अगर मैं इसको खींचता हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में खींचता हूँ और ये अटैच्ड है इस तरह से, यहाँ पे ये अटैच्ड है, इसको मैं खींचता हूँ इस तरफ, खींचता हूँ, तो क्या होगा, अपनी जगह वापस आ जाएगा, अपनी जगह मास वापस आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज स्प्रिंग मास बैलेंस और स्प्रिंग मास, ओके यू कैन से बैलेंस, और स्प्रिंग मास ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां क्या है, एक स्प्रिंग लग गई है और साथ में मास है, ठीक है। अभी तक आप ये जानते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट करता है फ्रॉम द मेन पोजीशन। अगर आपको नहीं पता है फिर से बता देते हैं कि यहां से एक अगर पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है मेन पोजीशन से, तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसको जितना हम खींचेंगे इस तरफ, ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, बीच में वाइब्रेट करेगा, आई मीन फिर आते आते ये आ जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम जो कि सेंटर है। अब क्या है कि हुक्स लॉ में हमने देखा था पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि हुक्स लॉ जो है वो बताता है आपका कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ओके, लेकिन यहां पे जो स्ट्रेस है, यहां पे जो स्ट्रेस है वो हम लेंगे एक रीस्टोरिंग फोर्स। इस ऑब्जेक्ट को हमने इस डायरेक्शन में खींचा, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा इस चीज का। ओके, अब ये इस चीज को यहां खींचने पे उसके बाद क्या होगा, जब हम खींचेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा भाई, अपनी पोजीशन पे दोबारा आने की कोशिश करेगा। अब इसे कौन वापस ला रहा है, देखिए एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इलास्टिसिटी में, जो इस चीज को
इस चीज को वापस लाता है, उस चीज को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो इलास्टिक मटेरियल है, रबड़ है, इसको हम छोड़ रहे हैं तो वापस कौन चीज ला रहा है, वो है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ओके, और इसको वापस कौन ला रहा है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इसको वापस लाएगा आपका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, पीछे लगेगा इसके क्या, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। आई होप आपको दिख रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और पीछे जो लाएगा वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्या ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और क्या ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं? देखिए बिल्कुल हैं। कैसे हैं, एक बार चीज को और समझ लेते हैं कि इस रबड़ को ही देख लें। ठीक है, ये रबड़ ये ऐसे अटैच्ड है, अगर आप देख रहे हैं, जितना हम इसे आगे खींचेंगे, रबड़ देख रहे हैं, जितना हम इसको आगे खींचेंगे वो उतना उसे पीछे खींचेगा। यहाँ पे जितना हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं उतना ही पीछे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। यहाँ पे ये एक हुक्स लॉ का एप्लीकेशन है और इस चीज को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसको डिफाइन करते हैं इन अ स्प्रिंग मास बैलेंस। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि whenever the distance displacement is applied in some direction, the internal restoring force will pull it back. ओके, सो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्टोरिंग फोर्स, और आप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अब लेकिन क्या देखिए, क्या इसमें साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सोचिए, एक उसे उधर खींच रहा है, पीछे वापस खींच रहा है। आपने देखा है कि जब लॉ ऑफ इनर्शिया में और फर्स्ट लॉ में देखा है कि अगर एक डायरेक्शन में अप्लाई करता है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है अब एप्लीकेशन, तो उसमें नेगेटिव साइन लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, फोर्स जो है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है, जो पीछे की तरफ लग रहा है, वो कैसे है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन इक्वल नहीं। ठीक है, द फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स है और ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहां से जो आएगा आपको F इक्वल टू क्या आएगा, kx। अब जैसे कि मैंने माना था कि ये डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में और इंटरनल रिस्टोरिंग, हमारा फोर्स जो है वो पीछे खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक माइनस आ जाएगा। ये जो k है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर। इसको मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा और भी लिखना है। k को हम स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं। ओके, जो k है आप इसे कहेंगे स्प्रिंग फैक्टर या फोर्स कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। ठीक है जी। अब क्या आप कह सकते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं फोर्स जो होता है वो होता है, आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। व्हाट डज द न्यूटन सेकंड लॉ सेज? क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट the force is directly proportional to the rate of change of momentum mv minus mu upon t। m कॉमन ले लेंगे तो v minus u upon t जो कि आ जाएगा, क्या हो जाता है, देखिए आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फॉर एग्जांपल mv minus mu upon टाइम t। m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, v minus u upon t। तो क्या बन जाता है, v minus u upon t आपका एक्सेलरेशन ही है। कैसे, v इक्वल टू u प्लस at से आप जानते हैं a क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से जो आपको आता है वो क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो यूज करते हैं इस चीज को, यहाँ पे जो न्यूटन सर दे के गए हैं उस चीज को हम यूज करते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ विल यूज दैट ma, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके ओके, सो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें क्या मिलता है, अगर एक्सेलरेशन की हम वैल्यू निकालें, यहां से एक्सेलरेशन आया माइनस kx ओवर m। ओके, एक्सेलरेशन क्या आया, माइनस kx ओवर m। जहां पे जो कांस्टेंट है, यहां पे जो कांस्टेंट है वो है आपका k बाय m। तो हम ये कह सकते हैं
इस इक्वेशन से, दिस अमेजिंग इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो आपके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है. वी कैन से दिस द एक्सेलरेशन हियर, वी कैन से हियर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना पीछे एक्सेलरेशन होगा. माइनस साइन लग रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं. अगर हमारे पास, अगर हमें डेफिनेशंस याद नहीं है फिजिक्स में, तो हमारे पास अगर एक्सप्रेशन याद है तो हम उससे डिफाइन कर सकते हैं. सिंपल, इट इज रिटन, simple Harding motion is written in front of you. It says that force, internal restoring force, is directly proportional to displacement. From the Newton's second law, we can say that the acceleration will be directly proportional to displacement in the opposite direction. It will keep on vibrating on the mean position until and unless it becomes a stable equilibrium. So simple Harding motion, simple कह सकते हैं आप. It says about the application of Hooke's law, which defines about the internal restoring force will be directly proportional to the displacement. Or from the Newton's second law, we can say that acceleration is directly proportional to the displacement, which is in the opposite direction. Opposite direction में ही इतना लिख के आएंगे आप तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता. तो आई होप सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक ऑसिलेशन का ही पार्ट है, वो एक टू एंड फ्रो मोशन है जो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, और जिससे हम समझ चुके हैं कि हुक्स लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से. और उसके बाद में हम एक रिजल्ट पे पहुंचे जहां पे एक्सेलरेशन निकलता है वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो होप द क्लास वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग. थैंक यू.